हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सोवियत सिस्टम की, सोवियत प्रणाली की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोवियत प्रणाली को, सोवियत सिस्टम को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सोवियत संघ का आखिरकार निर्माण कैसे हुआ। देखिए, सोवियत संघ 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था और ये जो 1917 की महान रूसी क्रांति हुई, इस क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसके होने के बाद ही समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर गठित हुआ, उसका निर्माण हुआ। इस क्रांति का सबसे अहम पहलू ये था कि इस क्रांति के होने से पहले रूस की जो शासन व्यवस्था थी वो जार के हाथों में थी और जार स्वेच्छाचारी तरीके से शासन व्यवस्था चला रहा था। वो रूस के लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार देने के पक्ष में नहीं था, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं था, बहुत ज़्यादा समानता देने के पक्ष में नहीं था। और वहाँ की जनता इन सारे कारणों से बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस परेशानी से निजात पाने के लिए वहाँ की जनता ने रूस की क्रांति का समर्थन किया और रूस की क्रांति को समर्थित करते हुए रूस की क्रांति के कारण रूस से जार का जो शासन था, स्वेच्छाचारी शासन था, उसको खत्म किया। इस क्रांति का एक और जो अहम पहलू है वो ये है कि ये क्रांति दो पार्ट में हुई थी। पहला पार्ट मार्च 1917 में हुआ और इस मार्च 1917 की क्रांति में जो क्रांतिकारी थे, वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने इस क्रांति में पार्टिसिपेशन लिया, उन लोगों ने जार को इस कदर मजबूर कर दिया कि उसे अपना पद छोड़ना पड़ा और उसके पद से हटने के बाद वहाँ एक टेम्परेरी, एक अस्थायी सरकार ने वहाँ सरकार चलाई, अस्थायी सरकार वहां स्थापित कर दी गई जो शासन व्यवस्था को चलाने लगी। लेकिन जब अक्टूबर 1917 में दूसरी बार क्रांति हुई तो उस क्रांति के माध्यम से इस अस्थायी सरकार को भी हटा दिया गया और वहां बोल्शेविकों ने कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना कर दी। तो देखें, ये एक बहुत अहम पहलू रहा है इस पूरे सिनेरियो में कि सोवियत संघ का जो निर्माण हुआ, सोवियत संघ 1917 में इस प्रकार से निर्मित हुआ। 1917 की रूस की समाजवादी क्रांति पूंजीवाद के विपरीत समाजवाद के आदर्शों और एक समाजवादी समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी। देखें, यहां ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि पूंजीवाद किन सिद्धांतों पर काम करता है और समाजवाद किन सिद्धांतों पर काम करता है। अगर मैं पूंजीवाद की बात करूं तो पूंजीवाद के अंतर्गत जो सरकार होती है वो अपने नियंत्रण में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती है। जैसे ओपन मार्केट सिस्टम होता है, ओपन मार्केट सिस्टम में सरकार कंट्रोल कुछ भी नहीं करती है, वो मांग और पूर्ति के आधार पर ही बाजार चलता है। और अगर समाजवादी व्यवस्था होगी तो समाजवादी व्यवस्था में सरकार मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार को नहीं चलने देगी, वो अपने कंट्रोल में रखेगी, अपने नियंत्रण में रखेगी। साथ ही साथ समाजवादी व्यवस्था की ये बहुत खास बात है कि इसमें सरकार अपने नियंत्रण में ज्यादातर चीजें रखती है और ओपन मार्केट सिस्टम का जैसा तरीका होता है वो यहाँ काम नहीं करता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस समाजवाद के आदर्श के पहलू को। देखिए, मान लेते हैं दो लोग हैं, एक है ए, दूसरा है बी। इन दोनों लोगों के परिवारों की अगर बात करें तो ए के घर में 4 लोग हैं और जो बी है इसके घर में मात्र 2 लोग हैं। तो अगर व्यवस्था समाजवाद के आदर्शों पर चल रही है तो ए एक फैक्ट्री में काम करता है और बी भी उसी फैक्ट्री में काम करता है। ए जो काम कर रहा है वही सेम काम बी करता है। तो अब यहां कंपैरिजन देखते हैं। देखें, ए जो है इसके परिवार में 4 लोग हैं। ए जिस फैक्ट्री में काम करता है उस फैक्ट्री में सेम काम बी करता है और बी के घर में 2 लोग हैं। यहां ए जब काम करने के बाद शाम को घर लौटेगा तो इसे मजदूरी के रूप में जो पैसा मिलेगा वो इतना जरूर होगा जिससे 4 लोगों की जरूरत पूरी की जा सके। लेकिन जब बी उसी फैक्ट्री में से वही सेम काम पूरा कर कर निकलेगा तो जब इसे मजदूरी मिलेगी तो इसे उतना पैसा मिलेगा जिससे ये 2 लोगों की जरूरतें पूरा कर सकें। देखें, यहां हो सकता है आपके दिमाग में एक प्रश्न आए कि भाई ए भी तो वही काम कर रहा है जो बी कर रहा है, उतने ही घंटे काम कर रहा है, लेकिन
ए की जो सैलरी है, ए का जो वेतन है वो 4 लोगों की ज़रूरत पूरा करने लायक है, जबकि बी का जो सैलरी है वो सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए है। तो ऐसे में ये सिस्टम शायद गलत हो सकता है, लेकिन हाँ, पूंजीवाद के सिद्धांतों के हिसाब से ये सिस्टम गलत है, लेकिन समाजवाद के सिद्धांतों के हिसाब से ये सिस्टम एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। आइए समझते हैं कैसे। देखें, अगर ए को 4 लोगों का जीवन चलाने के लिए पैसा मिल रहा है और जितना पैसा ए को मिल रहा है उतना ही पैसा बी को देने लगे, तो क्योंकि ये 2 लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा और 2 लोगों की जरूरत का पैसा ये बचा लेगा, और धीरे धीरे कर कर ये उस पैसे को बचाते 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 कुछ सालों में समाज में एक उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेगा और ये अमीर हो जाएगा। और जब ये अमीर हो जाएगा तो ये ए और ए जैसे लोगों का शोषण करेगा, और जब ये शोषण करेगा तो ये समाज एक साम्यवादी समाज नहीं होगा, ऐसा समाज नहीं होगा जहां भेदभाव नहीं हो, जहां सभी लोग एक जैसे हों, ऐसा समाज नहीं होगा। जबकि समाजवादी जो आदर्श हैं वो ये कहते हैं कि साम्यवादी समाज यानी ऐसा समाज जहां सभी लोग एक जैसे हों, अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर ना हो, अमीर और गरीब ना हो, सभी लोग एक जैसे हों। यहाँ एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एक शख्स और है जिसके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, वो खुद भी काम करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन क्या ऐसी पोजीशन में ये व्यक्ति भूखा मरेगा समाजवादी व्यवस्था में? इसका आंसर है नहीं। इसमें काम ना करने के लिए भी सी को पैसा मिल सकता है और मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसे अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति करनी है। और समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी जो आदर्श हैं वो यही कहते हैं कि एक ऐसा समाज होगा जहां सभी एक जैसे होंगे। समतामूलक समाज की आवश्यकता जिसकी बात की गई है साम्यवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, वो यही है कि एक समतामूलक समाज में सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग एक बराबर हैं। देखें, इस समतामूलक समाज का जो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मार्क्स ने दिया, इस मार्क्स के कंसेप्ट का बहुत बेहतरीन पहलू ये है कि ये निजी संपत्ति को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, देखें, बी अगर 2 लोगों का पैसा बचाता रहेगा तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लेगा और ये धीरे धीरे कर कर अमीर हो जाएगा और ये बाकी लोगों का शोषण करेगा। इसलिए समाजवाद के आदर्श ये कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, और समानता का सिद्धांत ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत अपनाया जाता है। सोवियत प्रणाली में साम्यवादी दल पर केंद्रित सोवियत व्यवस्था में किसी और राजनीतिक दल की अनुमति नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि जो सोवियत संघ का सिस्टम था वो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड था, वो सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था, और राज्य के नियंत्रण में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ जिसमें बोल्शेविक जो थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ साम्यवादी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थी और राज्य ने सारी चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ था। राज्य ने अपने नियंत्रण से बाहर कुछ भी नहीं रखा था। इस सिस्टम में कोई भी दूसरा राजनीतिक दल हो, किसी भी दूसरे राजनीतिक दल को राजनीतिक गतिविधियों में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करने की किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं थी। सारी व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी, पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो राज्य के नियंत्रण में थी। राज्य बाजार की जो मुक्त बाजार की जो व्यवस्था होती है उसके सिद्धांतों पर काम नहीं कर रही थी। इसके अलावा देखें, पूर्वी यूरोपीय देशों की जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा फासीवादी ताकतों से मुक्त हो गई थी, अब सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गई और वहां सोवियत संघ के अनुरूप नीतियां बनाई गई। देखें, कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर कट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन पूर्वी यूरोप के देशों को फासीवादी ताकतों से आज़ादी दिलाने में अपना बहुत अहम रोल निभाया, और जिसकी वजह से सोवियत संघ का प्रभाव पूर्वी यूरोप के देशों पे बहुत ज़्यादा हो गया और सोवियत संघ के नियंत्रण में वो देश आ गए, और वहाँ उन देशों ने सोवियत संघ के हिसाब से, साम्यवादी समाजवादी आदर्शों के हिसाब से ही अपनी नीतियां बनाई। और यही कारण रहा कि सोवियत संघ और उसके साथी देशों ने दूसरी दुनिया या समाजवादी गुट के नाम से जाना जाता है। और इस समाजवादी गुट या दूसरी दुनिया में वो सभी देश शामिल थे जो कि
पूर्वी यूरोप के थे, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के ने फांसीवादी ताकतों से आज़ाद कराए थे, और वहाँ की नीतियाँ जो थी, उन देशों की जो नीतियाँ थी वो सोवियत संघ के हिसाब से ही निर्मित हुई थी। अब देखें, सोवियत संघ का जो समाजवादी गुट का प्रमुख था सोवियत संघ, और सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के उसके साथी देशों ने मिलकर वारसा पैक्ट नाम का, वारसा संधि, जो कि सन 1955 में एक सैन्य संगठन था, उसका निर्माण किया। और ये जो वारसा संधि थी, वारसा पैक्ट जो था, ये एक सैनिक संगठन था जिसका निर्माण करने का बेसिक उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 1949 में निर्मित हुए नाटो, जिसका लीडर अमेरिका था, उन नाटो के देशों को चैलेंज करने के लिए, उनका सामना करने के उद्देश्य से वारसा पैक्ट नाम का ये जो सैनिक संगठन था, ये संगठन बनाया। देखें, सोवियत प्रणाली की, सोवियत सिस्टम की सबसे खास और अहम बात ये थी कि सोवियत संघ तेल, लोहा और इस्पात, मशीनरी उत्पादन व विशाल ऊर्जा संसाधनों के साथ साथ बहुत अच्छी परिवहन व्यवस्था रखता है, जो कि इसके दूरस्थ क्षेत्रों को बहुत आसानी से जोड़ता है। तो देखें, सोवियत संघ जो था वो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में तेल, लोहा, इस्पात, साथ ही साथ मशीनरीज के उत्पादन में, ऊर्जा संसाधनों के साथ साथ बहुत अच्छी परिवहन व्यवस्था भी वहाँ की थी, जिसकी वजह से इसके जो दूर दराज के इलाके थे, उन दूर दराज के इलाकों से बहुत आसानी से जुड़ा जा सकता था। और यही कारण है कि सोवियत संघ ने अपने देश की व्यवस्था में, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बंद इकोनॉमी थी, एक ऐसी इकोनॉमी थी जिसमें इनके पास प्राकृतिक संसाधन सारे अवेलेबल थे, तो इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी तक का उत्पादन किया। और सोवियत संघ ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया, और सरकार ने बुनियादी आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, शिशु देखभाल और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी सब्सिडी देना शुरू करी थी। और देखें, सोवियत संघ ने प्रयास तो ये किए कि समाजवादी जो आदर्श हैं, उन आदर्शों के हिसाब से जो व्यवस्था वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार जो थी, उसने अपने जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर मिले, उनके लिए कल्याणकारी जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मिले, सरकार उन्हें बुनियादी जो ज़रूरतें हैं जैसे स्वास्थ्य की, शिक्षा की या और कोई बेसिक एमिनिटीज़ की जो ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करें। साथ ही साथ उन ज़रूरत की चीज़ों पर सब्सिडी देना शुरू करी, उन्हें सस्ते दामों पर, ऐसे दामों पर उपलब्ध कराना शुरू करी जिससे लोगों की पहुंच में बनी रहें वो चीज़ें। और प्रयास तो सोवियत संघ की सरकार ने सोवियत प्रणाली में ऐसे किए जिससे लोगों का जीवन स्तर अच्छे से अच्छा हो सके। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद सोवियत संघ का जो सिस्टम था, सोवियत जो प्रणाली थी, वो बहुत नौकरशाही के प्रभाव वाली और सत्तावादी बनती चली गई, जिससे नागरिकों का जो जीवन था वो बहुत कठिन हो गया। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि वहाँ पर लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि रूस, हालांकि रूस उन 15 गणराज्यों में से एक था जिन्होंने एक साथ सोवियत संघ का गठन किया, लेकिन वास्तव में हर रूस जो है हर चीज़ पर हावी था, और अन्य क्षेत्रों के जो लोग थे वो उपेक्षित और दबे हुए महसूस करते थे। देखें, सोवियत संघ जो था वो 15 छोटे छोटे गणराज्यों से मिलकर बना था, और इन सभी 15 छोटे छोटे गणराज्यों ने मिलकर सोवियत संघ का गठन किया। लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो रूस था, और बड़ा होने के कारण ये सोवियत संघ के बाकी सभी गणराज्यों पर हावी होने लगा। लेकिन इस हावीपन के कारण जो अन्य गणराज्य थे वो उपेक्षित, वहाँ के लोग उपेक्षित महसूस करने लगे, वहाँ के लोग दबा दबा महसूस करने लगे। उन्हें ऐसा फील होने लगा कि रूस ज़्यादा हावी हो रहा है और रूस के लोगों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं, जबकि हमें अधिकार ज़्यादा नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ ने प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। देखिए, सोवियत संघ ने प्रयास जरूर किए कि अपने जो नागरिक हैं उन्हें न्यूनतम जीवन स्तर दें, सरकार कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर सब्सिडी दे, न्यूनतम जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ये बुनियादी आवश्यकताएं भी उन्हें प्राप्त कराए। लेकिन इस बुनियादी ढांचे और
में साथ ही साथ नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक जो आकांक्षाएं थीं, जो उन्हें नागरिक अधिकार मिल सकते थे, राजनीतिक अधिकार मिल सकते थे, आर्थिक जो कल्याणकारी योजनाएं उन्हें प्राप्त हो सकती थी नागरिकों को, उन योजनाओं को वो अपने नागरिकों को देने में सक्षम नहीं रह पाया, पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। इसका बहुत बड़ा रीजन क्या था? देखिए 1945 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ ने सिर्फ एक ही चीज पर अपना पूरा फोकस बनाए रखा कि शीत युद्ध के दौरान कैसे भी अमेरिका और अमेरिका के जो गुट के देश हैं उनसे आगे निकल जाए वो। और इस चक्कर में उसने बहुत भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण करा और बहुत भारी मात्रा में अमेरिका से आगे निकलने की होड़ की, जिसकी वजह से उसका देश के लोगों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक हक प्राप्त कराने में या उनकी आर्थिक जो ज़रूरतें थीं, जो कल्याणकारी योजनाएं या कल्याणकारी कार्य सरकार उनके लिए कर सकती थी, वो करने में पिछड़ गई। और जिसकी वजह से वहाँ की जनता में धीरे धीरे कर ये बात महसूस होने लगी कि भाई दुनिया के बाकी लोगों को आर्थिक जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं, आर्थिक अधिकार बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, राजनीतिक अधिकार बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सोवियत संघ को और सोवियत संघ के लोगों को वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पिछड़ने लगी, कमज़ोर होने लगी। और एक बहुत बड़ा अहम अंत में कारण ये भी रहा कि 1979 में जो अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने आक्रमण किया और उसकी अर्थव्यवस्था को भी और ज़्यादा कमज़ोर करने में इस रीज़न ने रोल प्ले किया था। 1979 में जो अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ उसमें बहुत भारी मात्रा में हथियारों पर खर्चा हुआ, सेना पे खर्चा हुआ, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में और कमजोरी आई। और अंत में देखिए ऐसे रीजन निकल कर सामने आए जिन्होंने 1991 में सोवियत संघ को छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर दिया। तो ये पूरा का पूरा हमारा सोवियत सिस्टम था, सोवियत प्रणाली थी, जिनके आधार पर सोवियत सिस्टम काम कर रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को सोवियत प्रणाली पूरी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।